अब हमारा अगला टॉपिक है वो है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास दो बीकर है, बीकर ए और बीकर बी। जिन दोनों बीकर को हमने एक ट्यूब की मदद से जॉइन करके रखा है और हम उस ट्यूब को क्लोज या ओपन कर सकते हैं एक स्विच के जैसे। फिर हमने क्या किया, उस स्विच को बंद किया और बीकर ए में पानी डाला, मतलब एक हायर लेवल पे पानी डाला, और फिर उसको हमने ओपन कर दिया, उस ट्यूब को हमने खोल दिया। फिर क्या होगा, इस साइड में पानी ज़्यादा था, इस साइड में कुछ भी पानी नहीं था। इस पानी के ऊपर ग्रेविटी का एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा था ग्रेविटी की वजह से, और उसकी वजह से इस पानी में प्रेशर बन रहा था। उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बीकर में से पानी बी में फ़्लो करने लगा जब हमने इसे ओपन कर दिया। तो फिर यह पानी कब तक फ़्लो करेगा, ये पानी तब तक फ़्लो करेगा जब तक इन दोनों की लेवल एक जैसी नहीं हो जाती। यानी कि ए में भी वाटर की उतनी ही लेवल होगी और बी में भी उतनी ही लेवल होगी अगर हमने इस पाइप को ओपन कर दिया। यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे चार्जेस का एक्सचेंज हुआ था पिछले वाले टॉपिक में, कि यहाँ पे समझ लो चार्ज अभी ज़्यादा हो गया है, मतलब इस साइड के इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, ये वाले साइड के इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए और ये साइड बन गई पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए जो निगेटिव चार्ज था वो निगेटिव चार्ज फ्लो करके पॉजिटिव में आ गया। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और फ्लो ऑफ कन्वेक्शनल करंट क्या होता है। देखिए, जब 18वीं सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर साइंटिस्ट खोज कर रहे थे, नए खोज कर रहे थे, तब उनको ऐसा लगता था कि बैटरी से जो सेल है उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो करता है, यानी कि करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू निगेटिव। पर जब आगे जाके नई खोजें हुई तो ये पता चला कि न्यूक्लियस तो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलते हैं। न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी जगह से नहीं हिलते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलते हैं, जिसकी वजह से बाद में यह पता चला कि चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी समझनी है तो फिर आपको हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। पर जब आगे सीखोगे कि रेजिस्टेंस क्या है या फिर आप कोई जो और कंपोनेंट्स के बारे में सीखोगे तो आपको कन्वेक्शनल करंट ही फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वोल्टेज मतलब हमने यहाँ पे देख लिया है कि जो प्रेशर था, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेशर था, उस प्रेशर को वोल्टेज कहते हैं। तो फिर वोल्टेज का देखिए एक्सप्रेशन होता है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर, एनर्जी अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर, जिसी को हम दूसरे थोड़े से सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वर्क अपॉन चार्ज ट्रांसफर, वर्क अपॉन चार्ज ट्रांसफर। तो फिर हमें वर्क का यूनिट पता है, वर्क का यूनिट होता है जूल। अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो वर्क का यूनिट है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इसलिए वोल्ट होता है जूल अपॉन कूलम। इसे हम इसे भी याद रख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू जे अपॉन क्यू, जिसमें जे होता है जूल अपॉन क्यू, यानी कि क्यू होता है कूलम। देखिए, इसी एक्सप्रेशन से हम वोल्टेज को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक सर्किट ड्रॉ करके रखी है छोटी सी, और ये जो वायर है उस वायर को हमने जूम इन कर दिया है एट एटॉमिक लेवल। जब हमने इस सर्किट में बैटरी जोड़ी तो इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, करंट फ्लो करने लगा। तो फिर ये करंट हो रहा था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो, यानी कि इस तरफ से जाकर ऐसे। तो फिर मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या था, जब हमने इन दोनों को कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है। जो फोर्स होता है उस फोर्स को ही हम वोल्टेज कहते हैं। वो फोर्स कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से इसमें बनता है, जिसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है उसी को वोल्टेज कहते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन से, जिस स्पीड या फिर जिस वेलोसिटी से और जिस टॉर्क से उस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, उसी फोर्स को वोल्टेज कहा जाता है। देखिए, सेल काम कैसे करते हैं। देखिए, सेल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिन केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो उसकी अपर साइड होती है, जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उस पॉजिटिव टर्मिनल के एटम
आयन रिलीज़ करते हैं। आयन मतलब इलेक्ट्रॉन। तो अपर साइड ने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए और वो इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसके नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं। अब वो क्यों जाते हैं उसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से वो इस तरफ चले जाते हैं, और केमिकल रिएक्शंस की ही वजह से इनके बीच में एक बैरियर बन जाता है, एक गैप बन जाती है, जिस गैप से ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे नहीं जा सकते। अभी प्रोटॉन तो एक ही जगह पे रह सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर सकते हैं। इसीलिए जब हम सेल को किसी कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो फिर उस कंडक्टर से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन इन खाली ऑर्बिट वाले न्यूक्लियस तक जाती है, क्योंकि एटॉम हमेशा ट्राई करता है न्यूट्रल रहने के लिए। जो एटम होते हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं न्यूट्रल रहने के लिए, यानी कि जितने प्रोटॉन की संख्या है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या रहनी चाहिए। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही निकल गए, सेल में जो रिएक्शन हुई उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ पे भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अकेले बच गए, फिर जो इनका अट्रैक्शन था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा उनके अलग अलग चार्जेस की वजह से, तो फिर इसी अट्रैक्शन के फोर्स को हम वोल्टेज कहते हैं। भी आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए। यहाँ पे फोर्स लग रहा है किस लिए? इलेक्ट्रॉन्स को वापस लाने के लिए, और यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जो इक्वल चार्जेस होते हैं, यानी कि जो सेम चार्जेस होते हैं, वो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पे पूरा क्या है? निगेटिवली चार्ज है। निगेटिवली चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे से भी दूर हो रहे हैं। यहाँ पे प्रेशर बन रहा है और यहाँ पे वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब यहाँ पे ये कंजम्पशन के लिए प्रेशर फोर्स लगाएगा और यहाँ पे इसे धकेलने के लिए फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं। उसी को वोल्टेज कहा जाता है, जिसे मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको इसके बाद कोई पूछे कि वोल्टेज क्या होता है, तो बस आपको इतना ही बोलना है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेशर है, जो फोर्स है, उसी फोर्स को वोल्टेज कहा जाता है। वोल्टेज का यूनिट होता है V=J/Q, यानी कि जूल अपॉन कोलोम, और वोल्टेज को SI यूनिट में वोल्टेज ही कहा जाता है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है करंट, और करंट सबसे इजी टॉपिक भी होगा। देखिए, करंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक बैटरी है जिसे हमने कंडक्टर से कनेक्ट करते रखा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम इन करके रखा है कि आपको समझ सके। देखिए, अभी ये नेगेटिव साइड यानी कि करंट फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये करंट की डायरेक्शन होगी। तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करने वाले, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को ही दर्शाया है। अगर हमने यहाँ पे मतलब करंट क्या होती है? करंट यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन या फिर जो कुछ भी यूनिट होगा उन इलेक्ट्रॉन को मेजर करने के लिए, उस करंट को मेजर करने के लिए, वो एक यूनिट टाइम में, एक छोटे यूनिट एक पीरियड में वो कितने ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कि समझ लीजिए हमारे पास एक रोड है, जिस रोड की एक मतलब खासियत है कि उसके ऊपर से हर एक मिनट में कितनी 60 गाड़ियाँ गुजरती है। एक मिनट में 60 गाड़ियाँ गुजरती है। कौन सी? 60 गाड़ियाँ गुजरती है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? ये मिनट है, नीचे वाला जो है मिनट, और ऊपर है गाड़ियों की संख्या, नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो फिर इसी को हम करंट कहते हैं कि एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। यहाँ पे चार्ज का यूनिट होता है कोलोम, क्योंकि वो जैसा यूनिट में हमें करंट निकालना है, इसलिए देखिए चार्ज होता है कोलोम्ब में, और यहाँ पे हमने यूनिट टाइम लेना पड़ता है 1 सेकंड। इसीलिए जो करंट का एक्सप्रेशन है वो है करंट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड अपॉन टाइम, यानी कि I इज इक्वल्स टू कोलोम्ब पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना कोलोम्ब चार्ज उसमें से पास हो रहा है। देयरफॉर SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ये आपको ज़रूर याद रखना होगा कि ये जो I है उसे एम्पियर कहा जाता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। फिर अगर आपको और कुछ डाउट है अगर इस लेसन में, तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।